हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम जो है लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था, डीवीएफ का सेक्शन नंबर 9 तक हमने जो है कवर कर लिया था। जल्दी जल्दी जो है अपना बेरेक्ट ओपन कर लीजिए। आज ज़्यादा लेंथी वीडियो बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। कुछ सेक्शन है जिनको मैं कवर करवा दूंगा जल्दी जल्दी। कहाँ तक किया था, 8 तक किया था कि 9 तक किया था? हम्म अब मुझे तो ये भी नहीं पता कहाँ तक किया था, याद नहीं है मेरे तो यार। आप लोगों को याद है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ तक किया था। हाँ, आई थिंक 9 तक कर लिया था ना, 10 पे थे, है ना। सर्विस प्रोवाइडर्स इसी पे थे, सेक्शन नंबर 10 पर, ठीक है। मैं एक बार और देख लेता हूँ, रुक जाओ। हाँ, 9 तक कर लिया था, 10 पर हम थे, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 जो क्या बात करता है, सर्विस प्रोवाइडर्स। कि सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं और इनके क्या कार्य होते हैं और क्या ड्यूटीज होती है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको सेवा प्रदाता। देखो क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ एनी वॉलंटियरली एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। याद रखिएगा क्या कहता है, एनी वॉलंटियरली एसोसिएशन, ठीक है। एनी वॉलंटियरली एसोसिएशन। और उसके बाद कहता है कि जो कि सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। और किसकी बात करता है, कंपनी की, ठीक है। 3 की बात करता है, एक सोसाइटी, एक एसोसिएशन की, एक कंपनी की, अंडर द रजिस्टर्ड ऑफ 1956 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वुमेन बाय एनी लॉफुल मींस इंक्लूडिंग द प्रोवाइडिंग ऑफ लीगल एड और एनी अदर लॉ, ठीक है। जिसमें क्या कहता है, प्रोवाइडिंग एनी लीगल एड मेडिकल फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस शैल रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद द स्टेट गवर्नमेंट एज ए सर्विस प्रोवाइडर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो ये बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर्स अपॉइंट करता है। पहली बात तो ये, स्टेट गवर्नमेंट ने जिनको मान्यता दे रखी है, ठीक है, वही सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, याद रखिएगा। इसके लिए क्या जरूरी है, यदि कोई एसोसिएशन है तो उसको जो है सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसको उस एक्ट में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको मेंशन किया हो, ठीक है। उसको सर्विस प्रोवाइडर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो, किसमें, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। और इसके कहता है कंपनी का कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट में, और एनी अदर लॉ या फिर किसी और लॉ में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इनको क्या किया हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको सेवा प्रदाता नियुक्त किया हो। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें फॉल कर सकता है। तो किसी एनी अदर लॉ में क्या किया हो, जो कि क्या कार्य करते हो, जो कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हो, ठीक है, फ्री लीगल एड। और और क्या करते हो, और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हो किसी को। इनके कार्य बता रहे हैं, ठीक है, वही कार्य हैं जो सेम इसके थे, सर उसके, सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफिसर के, थोड़े से अलग हैं उनसे। और एनी अदर रिलीफ, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये बात करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, एक मिनट, ठीक है, हाँ। तो ये कहता है कि यदि कोई एसोसिएशन है तो वो एसोसिएशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी है, यदि कोई कंपनी है उसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि कोई एनी अदर लॉ में कोई और पर्सन है
जो कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करते हैं, तो जो है उनको वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए, और उन वो क्या कार्य करते हो, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाते हो, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हो, या कोई एनी अदर रिलीफ जो है लेडीज को जो जिनके साथ डीवी हुई है या फिर जिनके साथ कोई हिंसा हुई है उनको हेल्प करते हो। आपने देखा होगा समाज में सोसाइटी वगैरह एसोसिएशन वगैरह होते हैं, जो कि जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर के लिए कुछ एसोसिएट बने हुए होते हैं, जो कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कोर्ट भी चले जाते हैं, कई बार उनकी तरफ से केस लड़ते हैं, कोई कंपनियां भी होती हैं। तो उनके लिए पहला बात ये जरूरी है कि वो यदि कोई एसोसिएशन है तो वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, दूसरा कंपनी है तो कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो कि महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो है एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो है अपॉइंट किया हो। ये कंपनियां अपॉइंट किया हुआ मतलब कि यहाँ पर ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ने इनको मान्यता दी हो, मतलब कि इन कंपनी ने जो है ये जो दो है इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाई हो अपनी अप्रूवल के लिए, और इन्होंने जो है इनको अलाउ कर दिया हो, मतलब इनको मान्यता दी हो स्टेट गवर्नमेंट ने। अपॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इनको। उसके बाद इसका सब क्लोज 2 क्या कहता है, किसी सेवा प्रदाता के पास जो कि उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है निम्नलिखित शक्तियां होंगी। तो अब बात करते हैं कि इसके पास पावर्स क्या होंगी, जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई जो है कंपनी है, उसने जो है स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता ले ली है, ठीक है, मतलब कि परमिशन ले ली है या फिर, तो अब उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी, तो उन पावर्स के बारे में बात करता है। तो ये कहता है कि यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछना करता है जो, तो विहित रूप से घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक कॉपी उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा हुई है अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेसित कर देगा। अभिलिखित करना और उसकी एक कॉपी, हाँ। तो ये कहता है कि यदि फर्स्ट कहता है ए, एग्रीव्ड पर्सन से जो है, एग्रीव्ड पर्सन से इसको कोई जो है कंप्लेंट प्राप्त होती है, और ये क्या करेंगे, ये जो है DIR तैयार करेंगे, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करके उसकी एक कॉपी किसको भेज देंगे, उसकी दो कॉपी बनाएंगे, जिसमें से एक कॉपी मजिस्ट्रेट को और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो है भेज देंगे। किस किस को भेजेंगे, मजिस्ट्रेट को और प्रोटेक्शन ऑफिसर को, ठीक है। किसकी भेजेंगे, DIR की, याद रखना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। उसके बाद बी क्या कहता है, व्यथित व्यक्ति का चिकित्सक परीक्षण कराना और उसका संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को जिसकी सीमा के अंदर घरेलू हिंसा हुई चिकित्सक रिपोर्ट की कॉपी अग्रेसित कर दें। तो मतलब ये कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर के कार्य की बात कर रहे हैं हम सेकंड में, ये सेकंड वाला, ठीक है। फर्स्ट तो ये कहता है कि उसको क्या कार्य होगा, वो DIR तैयार करेगा और उसकी एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को और प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेज देगा। सेकंड अभी ये कहता है कि वो जो है उसको मेडिकल प्रोवाइड करेगा, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के बाद उसकी जो रिपोर्ट होगी उसको दो लोगों के पास भेज देगा, पहला प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास और दूसरा पुलिस स्टेशन के पास, ठीक है। पहला पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास में, और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास। उसके बाद थर्ड क्या कहता है, थर्ड ये कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को यदि वह वांछना करे तो आश्रय गृह मतलब शेल्टर होम्स उसको प्रोवाइड करवाना, और उसकी यदि वो प्रोवाइड करवा दें तो उसकी एक रिपोर्ट जो होगी वो लोकल पुलिस स्टेशन को, जिसकी जिसकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो है डोमेस्टिक जो वायलेशन है, ठीक है, वो हुआ है, क्या करेगा, शेल्टर होम उसको प्रोवाइड करवाएगा। तो सेम सेम आप देखोगे कि इसके प्रोटेक्शन ऑफिसर के और सर्विस प्रोवाइडर्स के काम सेम सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रिपोर्ट को कहां पर भेज देगा, ये इसकी रिपोर्ट को भेज देगा पुलिस के पास, लोकल पुलिस के पास, याद रखना, जिसकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर ये डीवी हुई है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है। तो अब ये आगे ये कहता है, थर्ड क्लॉज में इसका ये कहता है कि, थर्ड क्लॉज कहता है कि no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any service provider or any member of the service provider who is or has been deemed to be acting or the purporting under this act of anything which is good faith due to done intended to done in the exercise of power of discharge of functions under this act and toward in the prevention of the commission or domestic violence। तो मतलब कि ये यही बात करता है कि उसके खिलाफ जो सर्विस प्रोवाइडर होगा ना, और वो गुड फेथ में यदि कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, गुड फेथ में उसने कोई कार्य किया है, तो सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ आप कोई भी सूट वगैरह फाइल नहीं कर सकते और ना ही कोई
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये यही बात करता है। आया समझ में? मतलब आप उसको जो है उसकी लाइबिलिटी को आप किसी भी तरीके से कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते यदि उसने गुड फेथ में एक्ट किया है। तो यदि प्राइमा फेसिया, ये बात अलग है कि वो जो है प्रूव ना हो जाए वो चीज, ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा हो कि इसने जो है गुड फेथ में नहीं किया, किसी इंटेंशन के साथ किया, तब तो हो सकता है, लेकिन जनरली इस चीज को प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वैसे भी अगर कोई हो भी तो, ठीक है। तो इसमें इसको सर्विस प्रोवाइडर को जो है इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। आए समझ में? अब आते हैं सेक्शन नंबर 11 पर। सेक्शन नंबर 11 बताता है कि सरकार के कुछ कर्तव्य होते हैं। तो सरकार के क्या कर्तव्य हैं यहाँ पर, ठीक है। सरकार के कर्तव्य, सेक्शन नंबर 11, गवर्नमेंट की ड्यूटी, सरकार के कर्तव्य। सरकार के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, देखिए, इस अधिनियम के निहित अंतरालों पर रोक पर लोग मीडिया के माध्यम से, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो या प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार करना। पहली ड्यूटी जो सरकार की बनाई गई है, पहला क्या कहता है कि पब्लिकली थ्रू पब्लिक मीडिया, ठीक है, पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन और रेडियो और प्रिंट मीडिया, इनके थ्रू जो है इनका क्या करना, इनका प्रचार करना, पब्लिसिटी करना, ठीक है। रख दे, इनकी पब्लिसिटी करना। आया समझ में? पहली ड्यूटी क्या है सरकार की, ये जो एक्ट है, पूरा एक्ट है, इस एक्ट का जो है प्रचार करना, लोगों को जागरूक करना उसके प्रति, लोगों को बताना कि यदि किसी के साथ ऐसा होता तो उनके लिए ये अधिकार है, ठीक है। मीडिया पर इसको जो है प्रिंट करवाना, मीडिया पर दिखाना, टेलीविजन पर दिखाना, रेडियो शो में बताना, प्रिंट मीडिया में छपवाना, ये सब जो है सरकार के कर्तव्य हैं। उसके बाद सेकंड कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विवादों पर समय समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाना। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के जो है क्या करेंगे, वो जो है समय समय पर जो है इसकी, और इसमें जो है पुलिस अधिकारी भी होंगे, न्यायिक सेवा के सदस्य भी होंगे, वो जो क्या करेंगे समय समय पर, सुग्राहीकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो चलाएंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके गांव वगैरह में भी कभी कभी जो है कोई ट्रेनिंग सेंटर से कुछ अलग अलग वेलफेयर से लोग आते होंगे और कोई ट्रेनिंग वगैरह आपको बताते होंगे, उसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह आपको सिखाते होंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कहता है सी, सी क्या कहता है, घरेलू हिंसा के विवादों को संबोधित करने के लिए विधि गृह कार्य, जिनके अंतर्गत विधि की व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालय और विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं बीच प्रभावी स्थापित किया जाएगा और उनके कल्याण की पुनर्वलोकन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है उनके बारे में बताएगा कि कौन कौन सी सेवाएं जो है उसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये सिंपल ही है, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, क्योंकि जो जो आपके पढ़ने लायक हैं उनको आपके लिए छोड़ देते हैं। दो इंपॉर्टेंट याद रखना बस, सरकार के क्या ही कर्तव्य होते हैं, सरकार का कर्तव्य यही होता है कि लोगों को जो है जागरूक करना उस लॉ के प्रति किसी भी तरीके से, मेनली तो यही है, और लोगों को जो है फ्री लीगल एड वगैरह प्रोवाइड कराना, ये भी सरकार की ड्यूटी होती है वैसे, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सेक्शन नंबर 12। जब भी आप डीवी एक्ट में कोई भी मामला फाइल करते हो तो वो आप सेक्शन नंबर 12 में ही करते हो, ठीक है, अंडर सेक्शन 12 लिख करके ही आप किसी भी मैटर को कोर्ट में फाइल करते हो डीवी एक्ट के, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 कहां से कहां तक है, 11 से लेकर के, सॉरी 12 से लेकर के 24 तक, नहीं 12 से 29 तक, चैप्टर 4 12 से 29, ठीक है। कौन सा है, अनुतोष के आदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, ठीक है, सेक्शन नंबर 12।
मजिस्ट्रेट के आवेदन, अनुतोष के पहले इसका चैप्टर का मतलब अनुतोष के आदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, मतलब कि रिलीफ लेने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में बताता है मजिस्ट्रेट के आवेदन। ठीक है, मजिस्ट्रेट के आवेदन। तो ये क्या कहता है, देखो, एन एग्रीव्ड पर्सन और ए प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीड पर्सन, तीन लोगों की बात करता है। पहला पहला बात करता है एग्रीव्ड पर्सन की, खुद एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन फर्स्ट। सेकंड किसकी कहता है, सेकंड कहता है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये हम पहला कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद थर्ड कहता है अदर पर्सन, अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी अन्य व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर। ये तीन व्यक्ति जो हैं मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ अंडर दिस एक्ट। तो ये जो है क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने, ये तीनों, इन तीनों में से कोई भी जो है मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकता है कोई भी रिलीफ लेने के लिए इस एक्ट के अनुसार। ठीक है, किसके, तो ये कहता है इन तीनों में से ये तीनों जो है एप्लीकेशन फाइल करेंगे किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, इसलिए कोई भी रिलीफ लेने के लिए अंडर दिस एक्ट। ठीक है, कोई भी रिलीफ लेने के लिए अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार कोई भी रिलीफ लेने के लिए, चाहे तो कस्टडी ऑर्डर हो, कंपनसेशन ऑर्डर हो, रेजिडेंशियल ऑर्डर हो, कोई भी रिलीफ लेने के लिए जो है वो इस एक्ट के तहत जो है मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकते हैं। कौन तीन लोग, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन तीन लोग कर सकते हैं, एग्रीव्ड पर्सन खुद, प्रोटेक्शन ऑफिसर और अदर पर्सन। इसमें याद रखना सर्विस प्रोवाइडर जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, कभी आप जो है उसको टिक करके आ जाओ, एमसीक्यू में आए और आप उसको टिक कर दो। उसके बाद एक प्रोविजो है, प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन द मजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन ऑफ एनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात करता है, ये इसका प्रोविजो ये कहता है। ठीक है, इसका प्रोविजो क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले जो जो रिपोर्ट, जो डीआईआर होती है ना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो कि सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा तैयार की जाती है, पहले मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को जो है देखेगा या उस रिपोर्ट को मंगाएगा, उस रिपोर्ट के आने के बाद ही वो कोई ऑर्डर पास करेगा। तो ये इतनी सी बात कहता है। तो ये क्या कहता है, डीआईआर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट किससे, प्रोटेक्शन ऑफिसर से या फिर सर्विस प्रोवाइडर से, एसपी सर्विस प्रोवाइडर शॉर्ट में लिख देना। ठीक है, इन दोनों से रिपोर्ट रिसीव होने के बाद में, डीआईआर रिसीव जब हो जाएगी उसके बाद ही एनी ऑर्डर, वो कोई ऑर्डर पास कर सकेगा मजिस्ट्रेट। ठीक है, इस डीआईआर के बिना मजिस्ट्रेट जो है कोई भी ऑर्डर डायरेक्टली पास नहीं करेगा, पहले वो जो है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को मंगवाएगा, उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास करेगा। आए समझ में, इतने सी बात करता है। उसके बाद सब क्लोज टू क्या कहता है, सब क्लोज टू कहता है द रिलीफ, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आप रोक के जो है कर लेना, अच्छे से याद रखना, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले मजिस्ट्रेट जो है डीआईआर रिपोर्ट मंगवाता है, और डीआईआर रिपोर्ट दो ही लोग तैयार करते हैं, या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है या सर्विस प्रोवाइडर करता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द रिलीफ शुड for under subsection 1 may include a relief of issuance of an order, payment of compensation, damage without prejudice to the right of such person to institute a suit for compensation or damage for the injury caused by this act or domestic violence committed any respondent। क्या कहता है ये, हिंदी में पढ़ो एक बार। उद्धार एक के अधीन स्थित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके अंदर रेस्पोंडेंट द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों में कार्य क्षतियों के लिए नुकसान के लिए वाद दायर करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाई के लिए आदेश जारी किया जा सके। ठीक है, तो ये बात करता है। सेकंड सिर्फ इतना कहता है, इतना याद रखो, जब रेस्पोंडेंट ने जो है किसी को जो है, मतलब कि जो रेस्पोंडेंट है उसने जो है किसी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो उसको जो इंजरीज हुई
और इसने उसने इन इंजुरीज को जो है, इंजुरीज का खर्चा लेने के लिए जो सूट डाला, वो भी जो है उस पर जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो है मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकेगा, उसके उसको जो है प्रतिकर या कंपनसेशन देने के लिए ऑर्डर पास कर सकेगा, इतना कहता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब मान लीजिए आपने जो है किसी को जो है, किसी एग्रीड पर्सन को जो है इतना मारा, मार मार कर बुरी हालत कर दिया, वो उसका मेडिकल खर्चा 1 लाख रुपए का बैठ गया है। ठीक है, 1 लाख रुपए का बैठ गया, प्लस अब उसने अपनी तरफ से भी कोई एडवोकेट हायर कर लिया, प्राइवेट एडवोकेट हायर किया, उसका भी 30-35 हजार रुपए का खर्चा बैठ गया। तो अब यहाँ पर जो है ना, मजिस्ट्रेट जो है यदि वो रिलीफ मांगता है एग्रीड पर्सन, तो वो जो है उसको रिलीफ दे सकता है और कंपनसेशन ऑर्डर पास कर सकता है प्रतिकर के लिए। ठीक है, इतनी बात करता है बस ये। उसके बाद एक प्रोविजो ये क्या कहता है, परंतु जहां किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए व्यथित व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पारित की गई है और इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है। अब देखो ये क्या कहता है, परंतु जहां किसी न्यायालय के द्वारा पहले ही, जहां किसी कोर्ट ने जो है उसके पक्ष में जो है क्या कर दिया, डिक्री पारित कर दी है। ठीक है, किसी अमाउंट को लेकर के, स्पेसिफिक अमाउंट को लेकर के कोई डिक्री जो है पारित कर दी है नुकसानी की भरपाई के लिए, इस दिन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश के अनुसार में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेह है, तो डिक्री के अधीन संदेह रकम के विरुद्ध मुजरा हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी सिविल कोर्ट में उसने जो है रिकवरी का सूट फाइल किया। ठीक है, ये जो है किसी केस में उन्होंने रिकवरी का सूट फाइल किया और उसमें जो है उनके पक्ष में डिक्री भी आ गई, ऑर्डर कर दिया, डिक्री आ गई। और वहीं अब क्या हुआ, डीवी एक्ट में जो है मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उसकी कंडीशन को देखते हुए एक मॉनेटरी रिलीफ पास कर दिया कि इसको जो है 10 लाख रुपए जो है प्रदान किए जाएं। और अब ये कहता है कि जो डिक्री है, जो ये अमाउंट है, मजिस्ट्रेट ने डीवी एक्ट के तहत जो अमाउंट पे किया है, इस डिक्री का जो है सेट ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि मुजरा कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने जो है अब इसको डिक्री के लिए बोल दिया कि आप जो है 20 लाख रुपए जो है आप इस व्यक्ति को दो, एग्रीड पर्सन को, और जो मजिस्ट्रेट ने जो है डीवी एक्ट के तहत जो मुकदमा चल रहा था उसमें जो है उसको क्या कर दिया, मजिस्ट्रेट ने उसको 10 लाख रुपए इंटरिम पे करने का ऑर्डर दे दिया, या फिर उसको 10 लाख रुपए देने का आदेश दे दिया। अब वो 10 लाख रुपए दे चुका है और यहाँ पर 20 लाख की डिग्री और आ जाती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर ये 30 लाख रुपए देगा या फिर इसी 20 लाख में से इस 10 लाख रुपए को जो है सेट ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है इस 20 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए को घटा करके जो है सेट ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि 20 में से 10 घटा करके 10 लाख ही इसको दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो है इसको सेट ऑफ मतलब मुजरा। ठीक है, इसमें से इसको घटा करके जो है ये 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। आया समझ में? उसको 20 अलग से देने की जरूरत नहीं होगी यदि ऑलरेडी जो है मजिस्ट्रेट ने, अब दोबारा से समझ आता हूं एक बार और सिंपल तरीके से। पहला, सिविल कोर्ट ने जो है 20 लाख रुपए की रिकवरी के लिए जो नुकसानी के लिए उसको ऑर्डर दिया। डीवी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो है ऑलरेडी पहले ही इंटरिम ऑर्डर करके उसको 10 लाख रुपए दिला दिए थे, तो अब ये 10 लाख रुपए जो है इस 20 लाख में से सेट ऑफ हो जाएंगे, इतनी सी बात है। ठीक है, या संदेह है तो ऐसी डिग्री के अधीन संदेह रकम के विरुद्ध मुजरा होगा, और सीपीसी में तत्सम अन्य विधि के होते हुए भी डिग्री इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात तथ्य रकम के लिए ये इतना ही बात करता है। उसके बाद थर्ड कहता है कि उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे रूप में और ऐसी विशिष्टियां विहित की जाएंगी यथासंभव जिसे निकटतम रूप में अंतर्विष्ट होगा। तो कंटेंट की बात करता है कि पर्टिकुलर कंटेंट होंगे, बस इतनी बात करता है कि जो आप एप्लीकेशन लगाओगे उसमें आप पूरी डिटेल आपको जो है डालनी पड़ेगी। फोर्थ कहता है द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट ऑर्डिनरी और बियॉन्ड 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। तो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट जो होगा पहली सुनवाई की तारीख नियत करेगा जो कि न्यायालय द्वारा आवेदन प्राप्ति की तारीख से 3 दिन से अधिक नहीं होगी। तो कितने दिन से, मतलब कि कोर्ट को जो है एप्लीकेशन प्राप्त हुई है 30 तारीख को, ठीक है, 30/1 को जो है कोर्ट को कोई एप्लीकेशन, डीवी की एप्लीकेशन जो है रिसीव होती है। तो अब मजिस्ट्रेट जो होगा ना, इसकी फर्स्ट हियरिंग जो है 3 दिन से ज्यादा के लिए नहीं लगाएगा, मतलब कि मजिस्ट्रेट को विद इन 3 days के अंदर, विद इन 3 days, 3 दिन से ज्यादा जो है उसकी हियरिंग नहीं लगाएगा, फर्स्ट हियरिंग जो है उसकी लगानी होगी। ठीक है, आया समझ में? तो यही बात करता है कि जो उसकी पहली हियरिंग होगी डेट ऑफ फाइलिंग के 3 दिन के अंदर अंदर होगी। फोर्थ ये बात करता है। उसके बाद पांचवा क्या कहता है, मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर जो है निपटारा कर देगा। तो अब ये कहता है कि जो ये फर्स्ट हियरिंग होगी ना,
फर्स्ट हियरिंग के 60 डेज के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर जो होगा उस पूरे ट्रायल को जो है कंप्लीट कर देगा, उस पूरे प्रोसीजर को, उस एप्लीकेशन को जो है कंप्लीट करके फाइल करके जो जो भी करना है उसका निपटारा कर देगा 60 दिन के अंदर अंदर। देखो 60 दिन का टाइम पीरियड याद रखना पहली बात तो, लेकिन जो है कोर्ट में इसका कंप्लाई हो नहीं पाता, बिकॉज बर्डन कोर्ट्स पे बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो है इसका कंप्लाई करना असंभव के समान है। आया समझ में? तो यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 12 जो है कवर होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन के बारे में। जब भी हम डीयू एक्ट के तहत कोई भी मुकदमा फाइल करते हैं तो हम अंडर सेक्शन 12 के तहत ही जो है कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट का प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। गर्मियों का मौसम है दोस्तों, शॉर्ट कर करके ही पढ़ा लेंगे, ठीक है। अभी मेरे को गर्मी लग रही है, आप देख रहे होगे पसीने आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।